अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाजिया अकरम। बरतानवी मुसन्निफ विंस्टन चर्चिल का कॉल है कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि हम अपनी तरफ से बेहतरीन काम कर रहे हैं जो कि हम कर सकते हैं, बल्कि बेहतर तो ये है कि आप वो करें जो ज़रूरी है और उसमें कामयाबी भी हासिल करें। जी जनाब, ऐसा ही होता है जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो यूँ ही कहते हैं कि जनाब हमने तो अपनी तरफ से पूरी हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भाई, जब हम पूरी नेक नियति और मेहनत से कोई काम करें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और जनाब, आज फिर से हम हाजिर हैं प्रोग्राम में नशर होने वाली बेस्ट रिपोर्ट्स के साथ। और अभी हम मौजूद हैं लाहौर की तारीखी दरसगाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट कॉलेज का शुमार खिते की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जीसी यूनिवर्सिटी अपनी शानदार तालीम की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरत और दिलकश इमारत भी इसे दूसरे तालीमी इदारों से मुनफरिद बनाती है। गौतिक अंदाज में तामीर की गई जीसी यूनिवर्सिटी की इमारत अपने क्लॉक टावर की वजह से दूर से ही दिखाई देती है। जीसी यूनिवर्सिटी में बड़े सगीर की नामवर शख्सियात तालीम हासिल करती रही हैं। इल्म अदब, फ़न, साइंस, सियासत, खेल, गर्ज़ की ज़िंदगी के तमाम अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात इस तालीमी इदारे से तालीम हासिल कर चुकी हैं, जिनमें अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, पितरस बुखारी, नासिर काज़मी, साहिर लुधियानवी, नोबल याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर हरगोबंद खराना शामिल हैं। भारतीय अदाकार बलराज साहनी और देवानंद भी इसी तालीमी इदारे से मुंसलिक रहे हैं और पाकिस्तान के 5 बड़े वज़राए आज़म का ताल्लुक भी इसी इदारे से है। इस यूनिवर्सिटी के रोमानवी किस्से अफसानों और दास्तानों की शक्ल में महफूज हैं। उर्दू अदब की नुमाया शख्सियात अशफाक अहमद और आपा बानो का रोमांस भी यहीं पर परवान चढ़ा। जी जनाब, आज इस बेहतरीन तालीमी इदारे में हम हाजिर हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट रिपोर्ट्स के साथ, और ये वो रिपोर्ट्स हैं जिन्हें आपने दोबारा देखने की फरमाइश की है। और जनाब, जब आप कोई फरमाइश करें तो हम उसे पूरा ना करें, ये भला कैसे हो सकता है। देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन सी बेस्ट रिपोर्ट शामिल है, लेकिन कुछ झलकियों में। आज बेस्ट ऑफ मेरी धरती मेरी दुनिया में करवाएंगे सैर शालामार बाग की। अजीब मगर दिलचस्प शौक कबूतरबाजी का। बताएंगे अपने शहर का अब्दुल कादिर। और कौन है अरशद मुगल। कबूतर एक मासूम और भोला भाला सा परिंदा है, लेकिन उसके कारनामे बड़े बड़े हैं। पुराने ज़माने में कबूतर खत पहुंचाया करते थे। जदीद दौर में तो उनसे बाकायदा पैगाम रसानी का काम लिया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी और नाजी अफवाज ने उन्हें भी खुफिया पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया। कबूतर की पैगाम रसानी तो मशहूर है ही, लेकिन उसकी उड़ान का भी कोई बदल नहीं। दुनिया भर में कबूतर पाले जाते हैं और उनकी उड़ान के मुकाबले भी होते हैं। माजी में लंदन से ब्रसेल्स तक कबूतरों की उड़ान के मुकाबले कराए गए। हिंदुस्तान में मुगलों के ज़माने में शौक को उरूज हासिल हुआ। आज भी बहुत से लोग कबूतरबाजी का शौक रखते हैं, लेकिन अब इस शौक में थोड़ी कमी आ गई है क्योंकि ये एक महंगा शौक है। लेकिन फिर भी जो शौक रखते हैं वो किसी न किसी तरह अपना शौक पूरा कर ही लेते हैं। कबूतरबाजी के हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेने वाले परिंदे। कबूतर की बहादुरी पर तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन रुकिए, एक सिफ्त से इनकार करना आपके लिए हरगिज मुमकिन नहीं, और वो सिफ्त है वफादारी की। सिर्फ वफादारी ही नहीं, बल्कि कबूतर अपनी वफादारी के साथ साथ राजदारी के भी सारे तकाजे पूरे करता है। कबूतर की राजदारी के साथ वफा निभाने की रवायात हम तक सीना बसीना आती रही। अहद कदीम में मोहब्बत करने वालों का वाहिद ज़राए मवासलात यानी इबलाग का जरिया यही मासूम कबूतर होता था, जो मोहब्बत के संदेशे फासलों की तवालत की परवाह किए बगैर मतलूबा महबूब के हाथों तक पहुंचाया करता था। यही सिफ्त वफा आराई हजरत इंसान को पसंद आई और फिर कबूतर की जान का वबाल बन गई। कबूतर की वफादारी और बंदा मतलूब तक पहुंचने की कुदरती सलाहियत को इंसान ने अपने लिए एक खेल में ढाल लिया और ये दरियाफ्त किया गया खेल कबूतरबाजी कहलाया। कौन सी नस्ल का कबूतर इस खेल के लिए ज्यादा मौजू है, यानी कबूतरों में घोड़े गधे की पहचान एक महारत बन गई।
ये उन कबूतरों की नस्ल है जो हंसराज के सियालकोट में थे। जो नकम्मा कबूतर होता है उसका जैसे आदमी का पेट नहीं बड़ा होता, वो पेट यहाँ पे आ जाता है। जैसे घुड़सवारी और क्रिकेट के खेल वक्त के साथ साथ जुआबाजी का शिकार हो गए, इसी तरह अब कबूतरबाजी के मुकाबले सेहतमंद खेल से निकलकर जुआबाजी की नज़्म हो चुका है। एक मनु 20,000 एक और मिलना है, एक 10,000 मिलना है, 3 इनाम। आम ख्याल किया जाता है कि कबूतरबाजी शुरफा का खेल नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं। अगर पतंगबाज किसी का सजना है तो कबूतरबाजी का शौक भी सिर्फ जवारियों तक महदूद नहीं, बल्कि पढ़े लिखे और मुहज्जब अफराद भी कबूतरबाजी का शुगफ फरमाते हैं। दुबई से, शारजा से ये शेख लोग आते हैं, यहाँ से महावत भी लेना चाहते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते। इस तरह इस शौक में जो है ना वो बहुत ज़्यादा अरूज हासिल कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके यहाँ से कबूतर लाखों की रुपए में लेके जाते हैं और जाके वहाँ पर कबूतरबाजी का शौक करते हैं। कबूतर पालने का शौक और कबूतरबाजी का खेल अगरचे बड़े सगीर की सकाफत का हिस्सा है, लेकिन कबूतरों से मोहब्बत और कबूतरबाजी का शौक अब 7 समुंदर पार तक उतर चुका है और अरब शहजादे भी इसके असीर हो चुके हैं, जो कबूतरबाजी के माहिर अफराद और महावतों को भारी मुआवजों के एवज अपने साथ ले जाते हैं। अरबी जो हैं उन्होंने इस शो को बड़ा डेवलप किया। मुझे भी काफ़ी ऑफ़र हुई है कि आप आएँ उधर अरबी सऊदी अरब में, ये दुबई वगैरह में, तो लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कबूतरबाजी के बाद शौकीन अपने शौक और मजहबी जवाब भी फराहम करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कबूतर की गुटर गू में अल्लाहू अल्लाहू का गुमान होता है। वो इस गुटर गू को कल्बी इत्मीनान का बाइस ठहराते हैं। इन सब से हटकर कबूतरबाजी वो खेल है जिसे बहुत से लोग पसंद की नजर से नहीं देखते। ताहम कबूतर हजरत अल्लामा इकबाल को बहुत पसंद था। इनकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये थी कि उनकी चारपाई को कबूतरों के बड़े पिंजरे में डाल दिया जाए, जहां वो इनके परों की हवा ले सके। कैमरामैन नवीद सिद्दीक के हमरा शहजाद हुसैन भट्ट, दुनिया न्यूज, लाहौर। जी जनाब, क्यों ना बात हो जाए सांपों की। वैसे मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ ऐसी बेलों पे भी अक्सर औकात सांप हुआ करते हैं। वैसे किसी भी जगह पर जब सांप आ जाए तो लोग उसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन जब सांप तमाशा हो रहा हो तो सब इकट्ठे होकर जमा होकर उसे देखने लगते हैं। सांप तमाशा कभी हमारी सकाफत का हिस्सा हुआ करता था और तकरीबन हर रोज जिम्मेदारी गली में तमाशा दिखाने के लिए मोहल्लों में, गलियों में जाया करता था। लेकिन अब तो आम लोगों ने भी शौक ही शौक में सांप पालने शुरू कर दिए हैं और उनको देखकर सांपों के लिए नदीम अंजुम का प्यार भी जाग उठा है। सांप तमाशे पे रिपोर्ट आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन दोबारा देखने की फरमाइश की है, सो हम आपको दोबारा दिखाते हैं। उसे सांप कुछ नहीं कहते, बल्कि उसके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। कोबरा हो या अजदहा, मास्टर बूटा कोबरा और उसके 7 बच्चों की सबसे पक्की दोस्ती है। बच्चे तो सांपों से ऐसे खेलते हैं जैसे खिलौनों से, डर खौफ नाम को नहीं। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं सांपों के साथ खेलता हूँ और मुझे सांप पकड़ना शौक और हमें डर नहीं लगता सांप के साथ। जब सारा घर एक कमरे में खुशगपियों में मसरूफ हो तो ये अजदहा भी उनका फैमिली मेंबर बन जाता है। मास्टर बूटा कोबरा तो सांपों की केंचली और अंडे भी संभाल कर रखता है। वो सांपों के अंडों और मुर्दा सांपों से पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए तेल भी बनाता है और सांप बिच्छू के कांटे और मिर्गी का इलाज भी करता है। मास्टर बूटा कोबरा सरकारी मुलाजिम भी है, लेकिन सांपों के साथ इसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब वो अपने मोहल्ले में सांपों के साथ निकलता है तो सारा मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाता है। उसके मोहल्लेदारों को शायद अब सांपों से डर नहीं लगता। 2 मर्तबा सांप उसे काट चुके हैं, लेकिन वो सांप पकड़ने से बाज नहीं आता। मैंने 91 च काटा जी, तकरीबन 10 साल हो गए ने जी। नानाकोट शिशकार पे मैं 6 महीने मंजी दे भी रहे हैं। उसके पास मुख्तलिफ नस्लों के 155 सांप थे और वो वाहगा बॉर्डर पर स्नेक हाउस बनाना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत न मिल सकी। सांप गर्मी बर्दाश्त न कर सके और खत्म होने लगे तो उसने अपने सांप फरोख्त कर दिए। मैं स्नेक हाउस बनाना ही वागे बॉर्डर पे बॉस,
कोई मसला पै गया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 155 ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ही गर्मी की वजह तो फिर मरने शुरू हो गए। मास्टर बूटा कोबरा अपने जिस्म पर खतरनाक बिच्छू और सांप डालकर मुख्तलिफ शहरों में शोज करता है। उसके पास मौजूद सांपों में संगचूर सबसे खतरनाक है, जिसे वो बोतल से बाहर नहीं निकालता। कोबरा का जहर निकाल भी दिया जाए तब भी दांत मारकर जख्मी कर देता है, जबकि ये 2.5 साला मासूम अजदहा दोस्तों का दोस्त है। 109 खतरनाक सांपों के दरमियान रहने वाला मास्टर बूटा कोबरा किसी सांप या बिच्छू से खौफजदा नहीं होता। वो खौफजदा होता है तो उन आस्तीन के सांपों से जिनके जहर का कोई तर्याक नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए नदीम अंजुम, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, कैसा लगा आपको सांप तमाशा? जी आपकी फरमाइश पे ही दोबारा हमने दिखाया। आई एम श्योर आपको डर नहीं लगा होगा। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन एक सेकंड, ब्रेक पे जाने से पहले क्यों ना आपको एक फनी सी वीडियो दिखा दी जाए। आप देखें फनी वीडियो और हम मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। लाहौर को बागात का शहर कहा जाता है, लेकिन चूंकि अब लाहौर की आबादी अच्छी खासी बढ़ गई है, इसलिए छोटे छोटे बागात जो हैं वो रिहायशी कॉलोनीज में तब्दील हो गए हैं। छोटे बागात जो कभी लाहौर की खूबसूरती हुआ करते थे अब नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर बड़े बागात अब भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए हैं। लाहौर के बड़े बागात में से एक बाग शालामार बाग भी है। ये बाग शहंशाह जहांगीर ने बनवाया था। इस बाग की तारीखी अहमियत और शानदार आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं सैयद उबैद अली शाह इस रिपोर्ट में। शालामार बाग जीटी रोड पर वाक़ ईरानी तर्ज का बाग है, जिसे 17वीं सदी के वस्त के लगभग मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने लाहौर में सन 1641 में तामीर कराना शुरू किया, जिसकी तामीर में 1 साल लगा और सन 1642 में मुकम्मल हुआ। शालामार बाग जिस ज़माने में शाहजहां ने जब बनाया है तो 1 साल 6 महीने और कुछ 8-9 दिन में बना है। आप खुद सोचेंगे कितना कमाल का काम हुआ। और एक प्रोजेक्ट नहीं, इस वक्त 5 साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट चल रहे थे उस ज़माने में। ये बेसिकली 4 बाग के नक्शे पे है। 4 बाग के और जन्नत 4 बाग और उसके अंदर नहरें और सारा कुछ वो बनाए गए हैं। शालामार बाग के गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। बाग एक मुस्ततील शक्ल में है। शुमाल से जुनूब की तरफ 658 मीटर और मशरिक से मगरिब की तरफ 258 मीटर है। बाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों की बुलंदी एक दूसरे से अलहदा है। एक हिस्सा दूसरे से 4 से 5 मीटर तक बुलंद है। सबसे ऊंचे को फरा बख्श, दरमियाने बाग को फैज बख्श और सबसे छोटे बाग को हयात बख्श कहते हैं। इन बागात की खूबी ये है कि ये सतह ज़मीन से मुख्तलिफ ऊंचाई रखते हैं, जो कि मुग़ल दौर के बेहतरीन आर्किटेक्चर की अक्कासी करता है। शालामार बाग मैं समझता हूँ कि इसको एक मुग़ल अहद की जितनी तामीरात हैं उसमें एक ज्वेल का दर्जा हासिल है। इस वक्त इस बाग के साथ एक बड़ा जुल्म है कि इसके उल्टी साइड से लोग दाखिल होते हैं और उन्हें वो कॉन्सेप्ट या वो विजुलाइजेशन मिलती नहीं है जिस मकसद के लिए बनाया गया था। बाग को एक नहर सैराब करती है जिसका नाम शाह नहर था, जो कि हंसती नहर के नाम से भी जानी जाती है। नहर बाग के दरमियान बने मार्बल बेसन में से गुजरती है। बाग में 410 फवारे और 5 आबशारें भी हैं। फरा बख्श बाग में 105 फवारे, फैज बख्श में 152, जबकि हयात बख्श बाग में 153 फवारे हैं, जो कि बाग की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। बाग की इमारत में सावन भादम, नकर खाना,
ख्वाबगाह, हमाम, बारादरी, दीवाने खासो आम, 2 दरवाजे जिसमें एक दरवाज़ा लाहौरी गेट जबकि दूसरा दरवाज़ा दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो पूरे के पूरे दरवाजे थे, इसके ऊपर टाइल मोज़ैक पेंटिंग होती थी जो अभी भी कहीं कहीं बची हुई आपको नज़र आएगी। इसका जो बारादरी है, इसके ऊपर मार्बल क्लैडिंग होती थी जो को उतार के ले गए, और उसकी छत जो थी वो भी मुग़लों के हिसाब से थी जो कोई तरसीम बंदी की छत बन गई हुई है। ख्वाबगाह जा शाहजहानी जो है, इसके अंदर बेहतरीन स्टको ट्रेसी का वर्क था जो ख़त्म हो गया, ख़राब कर दिया गया। तो एक तो ये है कि मुग़लों की जो बागात की, मुग़लों की बल्कि सेंट्रल एशियन जो सारे का सारा आर्ट है उसकी सबसे बेहतरीन शक्ल है। इसके अलावा शाहजहां के बैठने का तख्त भी मौजूद है और बाग के कोने में 2 मीनार भी शामिल हैं। इसके अलावा बाग में मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त भी मौजूद हैं जिनमें आम, सेब, चेरी, आड़ू, खुबानी, बादाम, आलू बुखारा, चिनार और नाशपाती के दरख्त भी शामिल हैं जो कि बाग की खूबसूरती और हरियाली में इजाफा करते हैं। सन 1981 में इस बाग को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफत यानी यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा दिया जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनन बड़े एजाज की बात है। इस मकाम की तारीख पर नजर डालें तो ये शान मुगलिया के रोब और दबदबे का जाहो जलाल का मुंह बोलता सबूत है। ये मकाम अपनी तामीर के लिहाज से मुनफरिद है और इसका मसरफ भी खासा अहम था। गुजरते वक्तों में इस मकाम ने कई शाही खानदानों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को आता जाता देखा होगा, मगर वक्त के साथ साथ इस मकाम का हुस्न मांद पड़ता गया और आलमी विरसा यूनेस्को ने इस मकाम को अपने 24वें इजलास सन 2000 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पुरखतर करार दे दिया। किसी भी मुल्क में अगर ऐसे मकामात हों तो वो लोग न सिर्फ इसकी हिफाजत करते हैं बल्कि अपने आने वाली नस्लों को अपने पुरखों के कारनामे बड़े फख्र से सुनाते हैं। साथ ही ऐसे मकामात सयाहों की दिलचस्पी का बाइस भी होते हैं। शालामार बाग हमारी तहजीब और सकाफत का अजीम निशान है। हाल ही में हुकूमत ने इस तारीखी बाग की शिकस्ता दीवारों को दोबारा तामीर कराने का काम शुरू किया जो कि काबिल सताइश इक़दाम है। एक अरसे के बाद शालीमार बाग की जीटी रोड की तरफ वाली दीवारों को उनकी असली शक्ल में देखकर तबीयत बहुत सरशार होती है। ओपरा हाउस सिडनी गो के इतना तारीखी नहीं मगर सिडनी की पहचान है और हर ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा इस पर फख्र करता है। हम जिंदा दिलाने लाहौर से भी वाकिफ हैं। ये बेफिक्रे किस्म के लोग हैं और अपने शहर से सिडनी के शहरियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर लाहौर की फूड या टूरिस्ट स्ट्रीट आबाद हो सकती हैं तो यही शहरी शालीमार बाग को भी मकामी और आलमी सतह पर ओपरा हाउस से कहीं ज्यादा रोशनास करा सकते हैं। शालीमार बाग हमारा सकाफती विरसा है। मान लिया कि 10 बरस कबल हमारी उस वक्त की हुकूमत ने यूनेस्को की मदद से शालीमार बाग की इमारत को आफत ज़दा करार दिया था, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी के ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद इन इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने आबाओ अजदाद की जायदाद या हवेली का करते हैं। कैमरामैन हामिद नवीद के साथ सैयद उबैद अली शाह, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने शालीमार बाग पे एक बेस्ट सी रिपोर्ट देखी। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपका फीडबैक। तो हमें मैसेज किया है आसफा तारिक ने लाहौर से और वो कहती हैं नाजिया प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया है, ख़ास तौर पर लाइव कॉल्स का जो सिलसिला शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। यूँ तो लाइव कॉल्स के तमाम टॉपिक ही दिलचस्प थे, लेकिन मुझे खाना कौन अच्छा बनाता है, बीवी या माँ वाला टॉपिक बहुत पसंद आया। इस टॉपिक पर मेरा दिल भी कर रहा था कि अपनी राय दूँ, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। मेरा ख्याल है कि बीवी जितना मर्जी अच्छा खाना बना ले, शौहर को अपनी माँ के खाने की ही याद आती रहती है, क्योंकि इतने बरसों तक वो माँ के हाथ से बने हुए खाने का आदी हो चुका होता है और चाहता है कि उसकी बीवी भी वैसा ही खाना बनाए, और जब वैसा नहीं बनता तो फिर कीड़े निकालता है। जी आसफा, आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल सही भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीवी के हाथ का भी खाना पसंद करते हैं। जी, तो ये थी आसफा। और अगला मैसेज क्या है हमें मलिहा ने कराची से, और मलिहा कहती है प्रोग्राम का नया फॉर्मेट अच्छा है, आपने प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बना दिया है और लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया है। इससे प्रोग्राम की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग प्रोग्राम में शामिल हों और अपनी बातें और ख्यालात जो है वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि बातें शेयर करने से जो है नई से नई बात बनती है, नई बातें निकलती हैं और इंसान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके आजमाता है और फिर उसको सोचने का भी जो है ना वो मौका मिलता है। इसके अलावा हमें मैसेज किया है सरदार फारूक ने बहावलपुर से, और फारूक कहते हैं नाज़िया आप ही प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन 2 की बजाय अगर एक ही टॉपिक को एक किस्त में लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर लाइव कॉल्स और शहरियों के पास जाकर बात करने का टॉपिक एक ही हो तो अच्छा लगेगा।
जी जनाब, ये था आपका फीडबैक और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है और आपकी सजेशंस का भी। यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं ब्रेक से। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। एक माइक्रोस्कोपिक आर्टिस्ट हैं अरशद मुगल और वो कहते हैं कि उन जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना मुश्किल और बारीक काम वो करते हैं कोई और कर ही नहीं सकता। उनका दावा है कि वो कॉमन पेन के हेड पर पूरा अमेरिका तमाम रियासतों समेत इकट्ठा बना सकते हैं। यही नहीं बल्कि उन्हें मुख्तलिफ सरबराहाने ममलिकत की माइक्रोस्कोपिक तस्वीर बनाने का एजाज़ भी हासिल है। अरशद मुगल इतना मुश्किल काम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं इस रिपोर्ट से। बैनुल-अक़वामी शोहरत इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली, जब उसने मुख्तलिफ सरबराहाने ममलिकत को उनके मुजस्सिमे पेश किए। 1974 से 1993 तक अरशद मुगल पेंसिल के सिक्के पर तस्वीर बनाता रहा। 1994 में उसने तांबे, पीतल और सोने पर खुर्दबीनी तस्वीर बनाने का आगाज किया और फिर मलका बरतानिया, शहजादा चार्ल्स, डियाना, बाबा गुरु नानक, बिल क्लिंटन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अलामा मोहम्मद इकबाल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अमरीकी सदर बाराक हुसैन ओबामा समेत सैकड़ों खुर्दबीनी तस्वीर बनाई। मलका बरतानिया ने उसे बकिंगम पैलेस मदऊ किया। क्वीन एलिज़ाबेथ उनकी फोटोग्राफ इन्होंने बनाई थी, पूरा एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। वो जो पोर्ट्रेट था उसमें तकरीबन जो पूरी पिक्चर जो थी दैट वाज को तकरीबन उसकी 10 to 20 माइक्रोन के अंदर वो उसकी जो है ना पूरी पिक्चर बनी हुई थी। बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में दावत दी। बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में उसके फन को खराजे तहसीन पेश किया गया। ब्रसेल्स में उसके अनमोल फन पारों का बैग खो गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो अपनी 2 मरले की छोटी सी वर्कशॉप में नए शाहकार तख्लीक करता रहा। माहिरीन उसकी तख्लीकात पर हैरत ज़दा हैं। अगर आप उस काम को देखना चाहें तो आपको उसके लिए ज़ाहिर एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आप यूज़ करते हैं डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के ऊपर। अगर आप उसको मैग्नीफाई करके देखें 50 टाइम, 100 टाइम या 200 टाइम्स, तो उस काम की डिटेल्स आपको पता चलती है। जो ही आप इसको हायर मैग्नीफिकेशन के ऊपर जाकर देखते हैं तो आपको उस जो मिनिएचर वर्क है उसकी एक एक डिटेल जो है आपको क्लियर जो है ना नज़र आती है। वो ये चीज़ शो करती है कि इनका जो काम है कितना इंट्रिकेट और कितना एक्सीलेंट है ये काम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम सिर्फ इस वजह से ना आ सका कि उसका रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है। ये माइक्रो लेवल पे है और जो दुनिया में ये यूनिक काम है जो शायद मैं समझता हूँ कि जो मेरा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखी है पिछले 10-15 साल से जब से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, देखा मैंने, मेरा ख्याल में इसकी और कोई एग्जांपल वर्ल्ड में नहीं मिलती। अरशद मुगल ने अपनी वर्कशॉप में मौजूद बड़ी से बड़ी मशीनें और छोटी से छोटी मशीनरी खुद ही बनाई है जो काबिले इस्तेमाल है। वो टूल मशीन भी जिस पर वो खुर्दबीनी तस्वीर बनाता है। अरशद मुगल की सोच इससे भी छोटी तस्वीर बनाने की है।
वो कॉमन पिन के हेड पर 3 अमरीकी परचम, 52 रियासतें और 45 सदूर की तस्वीर बना सकता है। 2 मरले की इस छोटी सी वर्कशॉप में छोटे बड़े हैरत अंगेज शाहकार तख्लीक करने वाला ये फनकार दुनिया भर से तारीफ और सताइश लेकर वापस लौटा, लेकिन अपने मुल्क में शायद वो अहले इक़्तिदार की सोच से छोटी कोई चीज़ नहीं बना सका कि उसे छोटी सी पजीराई के काबिल ही समझा जाए। कैमरामैन मुबीन भट्ट के साथ मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए नदीम अंजुम, दुनिया न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी है और हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सैर भी करा रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो गया कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुनते जाएं धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर न्यूज़ और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहावलपुर में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर मलिक हुसैन मुबश्शिर ने कहा कि बार बार की हड़ताल से डॉक्टर्स का इमेज इतना खराब हो गया है कि हर मरीज की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को करार दिया जाता है। हुकूमत पंजाब ने डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए 5.2 अरब रुपए मुहैया कर दिए हैं, जिससे यंग डॉक्टर्स के मसाइल काफी हद तक कम हुए हैं। कई रोज से सुई गैस के घरेलू सार्फिन की गैस की लोड शेडिंग की वजह से गुजर खान के घरेलू सार्फिन ने जीटी रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सुई हुक्काम गैस की बहाली को यकीनी बनाएं और गरीबों का चूल्हा जलने दें। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। दरिया रावी के किनारे दरियाबुर्द होने वाली आबादी महाबत खरल के बाद दूसरी इजाफी आबादी जप्पापुरा को शदीद खतरा लाहक है। मुतासरीन कई रोज गुजरने के बावजूद खुले आसमान तले शब रोज गुजारने पर मजबूर हैं। ताहाल खुराक, रिहाइश और पानी का कोई बेहतर निजाम कायम न किया जा सका, जबकि बिजली के कनेक्शन कट जाने की वजह से खुसूसन बच्चे और खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ताहम महकमा सेहत ने तिब्बी कैंप कायम कर दिया है। DCO टोबा टेक सिंह समेत दीगर सरकारी व गैर सरकारी अफसरान ने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया और मसाइल से आगाही भी हासिल की। वेलकम बैक जनाब। परिंदों में सिर्फ भूख और प्यास का एहसास ही नहीं पाया जाता, बल्कि उनमें इंसानों की तरह प्यार, मोहब्बत और नफरत के जज्बात भी पाए जाते हैं। और ये जज्बात ज़्यादातर उन परिंदों में पाए जाते हैं जिन्हें घरों में पाला हो। परिंदे मुख्तलिफ तरीकों और हरकतों से अपने प्यार और मोहब्बत और गुस्से का इजहार करते हैं। ऐसा ही एक परिंदे की रकाबत को अंदरून लाहौर वालों ने तब्दील कर दिया खेल में। वो किस तरह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छोटा सा परिंदा जो सावन भादों की भीगी रुतों में खूब जोबन पर होता है, सुर्ख आशिक मिजाज भी है और गैरतमंद भी। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी मादा से जुदाई इसे बर्दाश्त नहीं। कोई दूसरा सुर्ख इसकी मादा की तरफ आंख उठाकर देखे तो इसके तन बदन में आग लग जाती है। फिर तो ओए नई छटांगा वाला मामला होता है। सुर्ख की इसी खूबी को अहले लाहौर ने बरसों से बना रखा है खेल तमाशा। क़याम पाकिस्तान से कबल सुर्ख की ये लड़ाइयाँ अमृतसर और दिल्ली में होती थी। अब हर इतवार शीदे पहलवान के अखाड़े में जहाँ पहलवान जोर करते हैं, सुर्खों में भी जोड़ पड़ते हैं। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੁੱਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, वरना मदीन में फिर नहीं लड़ता। सुर्ख लड़ाने के शौकीन अपने अपने पिंजरे उठाए बाजी के लिए आ रहे हैं। मूदी, मजीद, शीदा कतियावाला सभी आ चुके हैं। उस्ताद और जज भी आ चुके हैं। आज शौकीन कुछ कम हैं। सुर्ख लड़ाने के लिए एक ही रंग के नर सुर्खों का इंतखाब किया जाता है। अगर दोनों सुर्खों का रंग एक ना हो तो लड़ाई नहीं होती। लड़ाई के लिए शौक करने वाला अपना सुर्ख मैदान में लाता है। जिसके सुर्ख का रंग इससे मिलता हो वही चैलेंज कबूल करता है। ये शौक़ कदीम काफ़ी पुराना शौक़ है। लाहौर शहर के तकरीबन हर तीसरे या चौथे घर में इसका एक पिंजरा जानवर लोग रखते थे, आज से 40 साल पहले। इंडिया, दिल्ली, अमृतसर सब इलाकों में लोग इसको शौकीनी के तौर पे अपने घरों में रखते थे। कुछ आयतें कुरान पाक की भी पढ़ता है। लड़ाई के लिए मादा को एक छोटे पिंजरे में मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर इसे दो सुर्खों के दरमियान रखकर नर को इश्तियाल दिलाया जाता है।
नर गुस्से से आवाजें निकालता है। दोनों नर सुर्खों को पिंजरे से निकालकर मैदान में छोड़ दिया जाता है। लड़ाई शुरू होती है। जो रकीब को भगा दे, जीत और मादा उसी की होती है। ये मुकाबला मजीद के सुर्ख ने जीत लिया है और शीदे कतियां वाले के सुर्ख को भगा दिया है। शीदे को बहुत गुस्सा है क्योंकि अब इसका सुर्ख भी मजीद ले जाएगा। दूसरी बाजी के लिए मोदी ने अपना सुर्ख मैदान में रखा है, लेकिन किसी का रंग इसके सुर्ख से नहीं मिलता, इसलिए मुकाबला नहीं हो सकता। शौकीन सुर्ख की खुराक का खास ख्याल रखते हैं। सर्दियों में इसे बादाम रोगन और गर्मियों में अर्क पिलाए जाते हैं। सर्दियों बादाम रोगन कढ़ के कंगनी मिला के इन्हों मस्त रूमी विच पाई दी है, लाची पाई दी, लाचियां पा के उन्होंने दाने मल के फिर इन्हों का दाना मिला के सर्दियां सारा इन्हों वही खुराक पाई दी है। गर्मियां च सिर्फ सादी कंगनी पाई दी, और कोई चीज़ नहीं पाई दी। ए दिनों जान के सौन भादों बाद फिर ए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बाजरा और कंगनी भी डाली जाती है। मादा के परों की खुशबू से भी सुर्ख को मस्त किया जाता है ताकि मादा के लिए इसकी मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा हो और जब मादा जुदा हो तो वो ज्यादा इश्तियाल में आए। सुर्ख बॉर्डर के इलाके में पाया जाता है, लेकिन दूसरे ममालिक में स्मगल होने की वजह से आम शौक रखने वाले इसे खरीद नहीं सकते। साढ़े ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਦ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਛੱਡ ਹਰ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਲੈ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर तो शौक चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। सुर्ख तो गैरतमंद है ही, लेकिन इंसान ने इसकी गैरत और मोहब्बत को भी तफरीह बना लिया। दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल और फेमस बैट्समैन हैं, वो अब्दुल कादिर की गुगली से डरा करते थे। अब्दुल कादिर का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेस्ट खिलाड़ियों में होता था, जिन्हें स्पिन बॉलिंग के जादूगर का खिताब भी दिया गया। अब्दुल कादिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर भी रहे और मैचेस में कमेंटेटर के फराइज भी अदा करते रहे। अब्दुल कादिर की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आप और हम बहुत कुछ जानते हैं। आज वो हमें बता रहे हैं अपने शहर के बारे में, तो देखते हैं। ये मेरा ताल्लुक जी लाहौर से है और मैं धर्मपुरे में पैदा हुआ। बाहर गंदी नालियाँ थीं, बाहर मतलब कोई एज सच कोई ग्राउंड नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बस आप ये समझ लें कि गरीबों की एक आबादी का नाम धर्मपुरा था। देखिए जी, मेरे वाले साहब हाफिज़ कुरान थे, इमाम मस्जिद थे और हमारा घर जो था वो कोई तकरीबन 1.5 मरले का या 1 मरले 1.5 मरले का घर होगा। मैं भी गया कई ख़त्मों के ऊपर, सब लोग भी जाते थे, हमारे घर में भी खाना भी लोग भेजते थे। सारी ये बातें बिल्कुल ठीक बातें हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो बात असल में आप जो कर रहे हैं कि वो मुझे याद नहीं पड़ती है कि मेरे वालिद ने कभी भी ये मुझे कहा हो कि आपने हाफ़िज़ कुरान ही बनना है, बट उनकी वो जो सोच थी शायद ट्रांसफ़र हो गई मेरे अंदर। ये मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ सुबह का होता था, शाम का नहीं होता था, शाम का होता था, सुबह का नहीं होता था। आप खर्चे की बात करते हैं कि मेरे वालिदैन मुझे यानी स्कूल जाने के लिए कितने पैसे देते थे। एक 5 पैसे का सिक्का मिलता था और वो भी जब कहीं मुझे नहीं मिलता था तो मैं इतनी बदमाशी और इतनी बदतमीज़ी करके दरवाजे ज़ोर से मार के तो फिर स्कूल जाता था, जो कि मैं आज रिग्रेट करता हूँ। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिदैन ने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका प्रोग्राम है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये वो बातें हैं कि जो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद किसी चैनल पे आज तक ये नहीं हुई हैं। मुझे इतना अच्छा आज भी याद है कि अगर मेरी वालदा साहबा घर पे नहीं होती थी और मैं स्कूल से आ जाऊँ तो मेरे वालिद साहब इसी तरह तवे के ऊपर रोटी डाल के और उसके साथ, क्योंकि कोई हमारे सालन या कोई चीज़ नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे कि नमक और मिर्चें मिला के तो मैं उसके साथ खा लेता था। या फिर एक डेयरी होती थी जहाँ से शाम को हम लस्सी ले आते थे, वो लस्सी अगर बची हुई है तो रोटी के साथ वो प्याज या वो इस तरह करके तो मतलब गुजारा कर लेते थे। जब हम स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब लोगों के था, तो वहाँ पे वो कोई लड्डू बेचने वाला या कोई इस तरह के वो चीज़ें छोटी छोटी बेचने वाले आ जाते थे। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें कोई इस बात का नहीं होता था कि हम उससे दूर चले जाते थे। जिस उस्ताद ने भी कहा कि कान पकड़ो, कान भी पकड़े, जिस उस्ताद ने जैसा बोला उसका अदब किया। उसका ये नहीं हुआ कि कभी उनके सामने आंख भी उठाई हो। इतनी बड़ी तो उस वक्त स्टिक्स होती थी, दूर से उस्ताद मारते थे। और वो दौर था कि जब अगर बच्चे को कोई उस्ताद हलाल भी कर देना तो उनके पेरेंट्स जाके लड़ते नहीं थे उस्ताद से जाके। जो भी गरीब इलाके थे
या शायद आज भी, उनमें गरीबों की जितनी भी खेलें हैं वो सारी मैंने खेली। जैसे वो लड़कियों के साथ स्टापू भी खेला, वो बांदर किला एक होता था वो भी हमने खेला, वो डबियाँ भी खेली, गोलियाँ भी, कैंचे जो होते हैं ज़बरदस्त प्लेयर, वो अखरोट भी खेले। तो ताश भी, वो जो होती है डिबियाँ होती थी वो उसको मारते थे, पत्थर के साथ निकाल देना, ये वो पिट्ठू गोल गरम, मार कुटाई, वो क्या वो छुप जाता था कोई, फिर उसको ढूंढना, ये यानी गरीबों की यही जो खेलें थी, ये कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सब मैंने कुश्ती भी की, कबड्डी भी की, सारा मतलब जितने भी खेल थे, यहाँ तक के बुजुर्गों के साथ शतरंज भी खेली। जो होटल्स वगैरह होते थे उसमें रोटी जो होती थी वो उसके पैसे देने पड़ते थे और दाल फ्री मिलती थी। मैं अपने घर की कोई रोटियां लगवाने के लिए जाता था या मैं वहाँ पे देखता था लोगों को, तो कई बंदे ऐसे होते थे खा के भी निकल जाते थे, तो लोग उसको पीछे से आवाज़ नहीं मारते थे। जब मैं छोटा था तो उस वक्त खेत थे इर्द गिर्द सारे, बड़े कम घर थे, ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यानी धर्मपुरे को अगर अब देखा जाए तो अब धर्मपुरा कुछ मुख्तलिफ अंदाज में है। अब धर्मपुरा खूबसूरत भी हो चुका हुआ है, काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। मैं हज़रत मियां मीर साहब के कदमों में क्रिकेट खेला और मेरे पूरे इलाके ने मेरे लिए दुआएं की, मुझे बहुत चाहा और उस इलाके की दुआओं की वजह से, उस मट्टी से मुझे बहुत प्यार है। उस मट्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी, उस मट्टी ने मुझे सब कुछ दिया। ये था हमारा आज का बेस्ट ऑफ मेरी धरती मेरी दुनिया। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बेस्ट रिपोर्ट्स भी दिखाई और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सैर भी कराई। आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी बखैर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।